खेतों में जलने वाली पराली या फैक्ट्रियों या हमारी गाड़ियों से निकलने वाला ये जो अंधाधुंध धुआं होता है, या फिर शहरों में जो नदी नालियाँ जो बहती हैं उसमें जो हम लोग कूड़ा फेंकते हैं, ये कहीं ना कहीं जो सर्दियों का मौसम है ना, इसमें ज़्यादा इफेक्ट डालती है और ये प्रदूषण को भी बढ़ाता है। और सबसे बड़ी बात सिमरन ये है कि हमारी सेहत के लिए भी बहुत हानिकारक है। हाँ रतिका, लेकिन साफ़ और स्वच्छ हवा में सांस लेना हम सभी का अधिकार है और साथ ही ये जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे एनवायरनमेंट के प्रति हमारे क्या फ़र्ज़ हैं और इससे जुड़े हुए हमारे कौन से अधिकार हैं। बिल्कुल, पर्यावरण और उससे जुड़े हुए अधिकारों के बारे में आज जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं एडवोकेट शशांक बाजपेयी, काउंसिल फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सर आपका स्वागत है डीडी मॉर्निंग शो में। और आज क्योंकि हम पर्यावरण और उससे जुड़े हुए जो हमारे अधिकार हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं, सबसे पहले आप ये बताइए कि पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में रहना, हम सब ये जानते हैं कि ये हमारा बेसिक राइट है, लेकिन इस बात को हमारा कानून कैसे स्पष्ट करता है? सिमरन जी, आज शायद मैं अपने जीवन के उस स्टूडियो में आया हूँ जो सबसे हरा भरा स्टूडियो है। इतनी हरियाली है चारों तरफ, इतनी अच्छी सुगंध है, इतनी अच्छी वातावरण फ्रेश करती है। आज जो आपका सवाल है, उस सवाल को हमारे जीवन में बहुत महत्वता है। ये जो शरीर हमारा बना हुआ है, ये लगभग 100 वर्ष बनने के लिए सामान्य रूप से बना हुआ है। आज उसकी जो आयु घटती जा रही है, 60 साल, 70 साल, 80 साल, इसमें सबसे बड़ा योगदान है वो है पॉल्यूशन का। हम जब सब्जियां खाते हैं, हम खाना खाते हैं, हम हवा में सांस लेते हैं, हम गंध में जाते हैं, हम कई तरह के पॉल्यूशंस को जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने घर के माध्यम से भी फैलाते हैं। चाहे एसी चलाते हो, चाहे पॉल्यूशन में फ्रिज चलाते हो, चाहे आप हीटर चलाते हो, चाहे आप कपड़े धो के सर्फ के पानी को फेंकते हो, चाहे आप फ्लश करते हो, तो कई तरह से पानी हमारे यहाँ बर्बाद हो रहा है। कई तरह से ग्रीन हाउस गैसेस जो बढ़ रही हैं इस देश के अंदर, इस दुनिया के अंदर, उसमें बहुत बड़ा रोल जो है वो पॉल्यूशन का है। उसको कंट्रोल जब तक नहीं होगा तो हमारा जीवन स्वस्थ नहीं हो सकता। हमेशा हम लोग ये कहते हैं कि आपको स्वस्थ हवा में, स्वस्थ हवा मतलब स्वच्छ हवा, स्वच्छ हवा मतलब जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो। जब ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी तो हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा व्यवहार सब स्वस्थ होगा और हम लोग एक अच्छे कार्य की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। एक बात, इसको संरक्षित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो आप पूछना चाहती हैं। भारत में विधि के विभिन्न आयाम हैं। उन विधि के विभिन्न आयामों को जो कंट्रोल करता है, जो सबसे सुपर्ब है, जो भारत के लिए अगर हम कहते हैं तो भारत का संविधान है। पर पर्यावरण एक ऐसा विषय है जो भारत का नहीं, पूरी दुनिया का विषय है, पूरे ब्रह्मांड का विषय है। उस विषय के लिए आज इस दुनिया के अंदर भारत एक तीसरा राष्ट्र है जहाँ पे राष्ट्रीय हरित आयोग की स्थापना की गई है, जिसके अंदर अगर आपको पॉल्यूशन से संबंधित कोई भी समस्या है, आप अपनी शिकायत को वहाँ दर्ज करा सकते हैं। शिकायत का यथाशीघ्र निस्तारण होता है, पहली बात। दूसरी बात, भारत एक ऐसा राष्ट्र है इस पूरी दुनिया के अंदर जिसमें पॉल्यूशन के लिए जो अवेयरनेस है शायद वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। इसका एक उदाहरण आप दिल्ली में देखेंगे। दिल्ली में जहाँ डीजल बसेस थी उनको बंद किया गया, सीएनजी बसों को लाया गया। सीएनजी के बाद आज इलेक्ट्रिक बसेस को पूरी इंडिया में उतारा जा रहा है। उसके भी बाद अगर आप एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं तो हम हरित वातावरण, ग्रीनरी, स्वच्छ पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट के लिए बात करना चाहते हैं, अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं, स्वास्थ्य के लिए जागरूकता लाना चाहते हैं। तो ये एक हमारा मौलिक और संवैधानिक अधिकार है। स्वस्थ वातावरण, स्वस्थ हवा, स्वस्थ वायु, स्वस्थ पानी, स्वच्छ पानी, स्वच्छ एक व्यवस्था के ऊपर अपनी जिम्मेदारियों को आगे बढ़ाना। बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि हम पूरी कोशिशें कर रहे हैं, अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा हम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो हवा है, इस हवा में हम सभी सांस लेते हैं और सांस लेना हमारे सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये कानून की नज़र में कैसे निर्धारित करें कि कौन इस हवा को दूषित कर रहा है? आज ये जो आप बार बार हम लोग कहते हैं हवा को दूषित कौन कर रहा है, इसमें कुछ मेजर रोल हैं, कुछ माइनर रोल है, कुछ नो रोल है। आप कहीं ना कहीं जाएंगे। अगर आप एक ग्रामीण परिवेश में रहते हैं और एक साइकिल से जाते हैं, उसको अपना स्टेटस सिंबल नहीं मानते कि आप साइकिल से जाते हैं, आप एक बड़ी गाड़ी से जाते हैं तो आपको लगता है कि ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहे हैं या कम हो रहे हैं। डीजल वाहनों को प्रतिबंधित कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसेस जिससे कम हो, हम इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ बढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन वाहनों की तरफ बढ़ रहे हैं। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भारत सरकार या भारत के जो जन है वो चाहते हैं, दिल्ली मेट्रो का आना हुआ, और भी कार पूलिंग जैसी पॉलिसीज हुई। तो हमारी जो जिम्मेदारी बनती है कि उन हर व्यवस्था में अपना सहयोग करें जिससे कि पॉल्यूशन कम से कम हो। अगर एक बहुत छोटा सा उदाहरण है, जो आप घड़े का पानी पीती हैं और फ्रिज का पानी पीती हैं, निश्चित रूप से आपको घड़े का पानी अच्छा लगता है, पर एक आलस की वजह से लोग चाहते हैं कि फ्रिज का पानी कन्वीनियंट है, घड़े को भरना पड़ता है,
फिर लेते हैं, तो हम आपको लगातार ये कहना चाहते हैं और इस देश में भी इस बात को एक मैसेज जाना चाहिए कि हम अपने देश में हर तरह के पॉल्यूशन को कम करने के लिए बहुत छोटे छोटे स्टेप्स हैं, जिसको अगर हम लेते हैं तो निश्चित रूप से पॉल्यूशन भी कम होगा और हमारा जीवन से ज़्यादा आने वाला जो भविष्य है इस देश का, और उसका जीवन भी बहुत स्वस्थ होगा। जी सर। और सर, क्योंकि सेगमेंट हमारा लीगल है, इसलिए कानून की नज़र से अगर हम बात करें तो ऐसी कौन कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जिन्हें डिस्ट्रक्टिव माना गया है हमारे एनवायरनमेंट के लिए? देखिए, डिस्ट्रक्टिव तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। आप नॉइस पॉल्यूशन फैलाते हैं, आप वायु पॉल्यूशन फैलाते हैं, आप पानी को प्रदूषित करते हैं। आज इस देश को, जो इस देश की आत्मा, इस देश की माँ कही गई है, वो माँ गंगा। उसका कारण ये नहीं है कि माँ गंगा बहुत पवित्र है, हाँ वो बहुत पवित्र तो है ही, इसके लिए हमारा सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आज देश की लगभग 40 करोड़ आबादी गंगा के तट पर रहती है। जब गंगा के तट पे आप रहते हैं और हम ये कभी बच्चा निकला उसने पानी लेते हैं और जाते हैं नहाने जाते हैं गंगा में और पानी लेके पी लेते हैं, तो हम ये आशा करते हैं कि पानी सबसे शुद्ध होगा, सबसे स्वस्थ होगा पानी। अगर हम उसमें अपशिष्ट पदार्थ डालते हैं, चाहे वो नाली का पानी जाता हो, चाहे वो नाले का पानी जाता हो, चाहे हमारे सीवेज का पानी जाता हो, गंगा प्रदूषित होती है, पहली बात। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम उसमें कूड़े को डालते हैं, हम अपने कूड़े का निस्तारण करते हैं। आज इस भारत सरकार की जो सबसे बड़ी पॉलिसी है कि स्वच्छ भारत के लिए शौचालय की व्यवस्था घर में की गई, रास्ते को हटाया गया कि भाई हम चाहते हैं कि एक स्वस्थ वातावरण के लिए, स्वस्थ आत्मा के लिए, स्वस्थ परिवार के लिए पॉल्यूशन को कम करने के लिए विधियां तो बहुत सारी हैं, लॉज बहुत सारे हैं, पर उसको जो कंट्रोल करने की अथॉरिटी है वो एक लिमिटेड है, उनकी एक मीन्स बड़े लिमिटेड है। जब तक हम खुद अवेयरनेस हमारे अंदर नहीं होगी, हम उसमें नहीं बढ़ सकते। इसीलिए ये एक ऐसा प्रिंसिपल है, ऐसा एक व्यवस्था बनाई गई कि हमारे स्वयं के कर्तव्यों में, संविधान के स्वयं के कर्तव्यों में बड़े स्पष्ट रूप से कहा गया कि आपको संविधान के अधिकार प्राप्त है, परंतु आपका कर्तव्य है कि पर्यावरण विधि में और पर्यावरण की संरक्षण में हर नागरिक का सहयोग होना चाहिए। इसको एक स्टेज और आगे ले जाते हैं। आप बार बार कहते हैं कि सबसे अच्छा क्या कर सकते हैं, तो सबसे अच्छा हम लोग बर्थडे पे अब अपने बच्चों को पेड़ देना शुरू किया। माँ भी होती है तो छोटा सा भी घर है तो उसमें एक तुलसी का पौधा लगा देती हैं कि देखो स्वच्छ हवा आएगी, औषधि के कई गुण मिलेंगे। बिल्कुल। और कुछ उदाहरण के ज़रिए हमें समझाइए कि जैसे कि हमारे घरों के आसपास अगर कोई फैक्ट्री है और उसमें से लगातार अंधाधुंध धुआं निकल रहा है, या फिर कोई नदी नालों में लोग कंटिन्यू जो है कूड़ा कचरा फेंक रहे हैं, तो क्या इसमें हम कंप्लेंट्स रजिस्टर कर सकते हैं? इसके मैं तीनों आयामों पर बात करना चाहूँगा। पहला आयाम यह है, जैसे आज हम लोग इस शो में बैठे हुए हैं, आप हमें क्यों आप शो में लेके आई, इस विषय को आपने क्यों जागृत किया? क्योंकि भारत में उच्चतम न्यायालय का एक जजमेंट है, उसमें ये कहा गया कि हर बच्चे को हर क्लास में पर्यावरण की विधि को पढ़ाना है। हर टीवी को पर्यावरण के बारे में कुछ ना कुछ मिनट का कार्यक्रम करना है, वो 2 मिनट से लेकर 10 मिनट का कार्यक्रम हो सकता है। इसी के अगले आयाम पे आप जाएंगे जहां आप कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। आपके पास अगर आवाज़ ज़्यादा आती है, शाम को कोई बड़ी तेज म्यूजिक बजा रहा है, मतलब नॉइस पॉल्यूशन हो रहा है, राइट टू स्लीप आपका फंडामेंटल राइट है कि मुझे सोना चाहिए, जो भी डॉक्टर साहब पहले भी कह चुकी हैं। सोने के लिए म्यूजिक ज़्यादा है, 1 डेसिबल से ज़्यादा, आप क्या करेंगी? आप उससे लड़ने जाएंगी, मारपीट हो जाएगी? नहीं, आपको 100 नंबर पुलिस को कॉल करना है, दिल्ली में चाहे इंडिया में कहीं भी, कि भाई बहुत ज़्यादा ये नॉइस पॉल्यूशन फैला रहा है, इसको बंद करिए। तो रिस्ट्रिक्टेड टाइम है 10 बजे से लेकर 6 बजे तक। दूसरा, अगर कोई फैक्ट्री से धुआं ज़्यादा निकल रहा है, गंद ज़्यादा निकल रही है, आवाज़ ज़्यादा आ रही है, किसी भी तरह से डस्ट बहुत ज़्यादा निकल रही है, आपके पास स्टेट में, क्योंकि हर जगह एक लाइसेंस सिस्टम है, वो एक लाइसेंस मिलता है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, आप वहाँ पे कंप्लेंट कर सकते हैं। दूसरा, जिलाधिकारी के यहाँ कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इन तीनों जगह आप कंप्लेंट नहीं करना चाहते और आपको लगता है कि इससे हमारा परिवार और हमारी सोसाइटी अगर साफ नहीं हो पा रही है, परेशानी हो रही है, तो राष्ट्रीय हरित आयोग में अपनी पिटीशन को आप दाखिल कर सकते हैं। तत्काल उस पर सुनवाई होती है, तत्काल निस्तारण होता है। और इस देश में, मैंने आपको कहा, दुनिया के तीसरे देश में भारत का स्थान आता है जहां पे नियमित रूप से इस तरह की हरित बेंच का निर्धारण किया गया, जो भारत में 4 राज्यों, 4 उसकी एक सबऑर्डिनेट बेंच, 4 बेंचेस बनाई गई, सबऑर्डिनेट बेंच नहीं है, इक्वल बेंचेस बनाई गई हैं। और सर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हमारी जो सोसाइटी है वो पूरी तरह से टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हो गया है, तो क्या टेक्नोलॉजी की वजह से भी हमारे एनवायरनमेंट को किसी तरह का नुकसान होता है, और इससे जुड़े हुए कानून में क्या प्रावधान है? टेक्नोलॉजी के बारे में जो हम लोग आज बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी निश्चित रूप से बहुत हमारे लिए आरामदायक है, सुविधाजनक है, पर जो उसका पॉल्यूशन है, उस लेवल को हम कभी भी स्वीकार करना बहुत मुश्किल हो रहा है मानव मन के लिए। आज दिल्ली हो, चाहे दिल्ली के आसपास के क्षेत्र हो, आप देखिए वहाँ अगर बड़े बड़े जो
कूड़े के पहाड़ अगर बनते हैं, कूड़ा आता है, उस कूड़े का जो प्रभाव है कभी काफ़ी नीचे तक का जो जल है वो दूषित हो गया है, पॉल्यूटेड हो गया है, उसको अपने जीवन में लेके आते हैं, पहली बात। दूसरा, आप जो पक्ष कहते हैं कि चाहे मोबाइल हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे गाड़ियाँ हों, चाहे प्लास्टिक के आइटम्स हों, इनको एक समय के बाद जब आप डिस्ट्रॉय करते हैं तो वो कहाँ डिस्ट्रॉय होते हैं, उनको हमारे पास निस्तारण का कोई ऐसा उचित प्रबंधन नहीं है जो कि हमारे पॉल्यूशन को कम करे। तीसरा, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, इस सल्फर है, इसकी मात्रा बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि इनको बनाने में और फिर इनको डिस्ट्रॉय करने में बहुत ज़्यादा पानी, बहुत ज़्यादा हवा, बहुत ज़्यादा गंध, बहुत ज़्यादा ऊष्मा का उपयोग होता है, जो कि लगातार मुझे लगता है या देश को लगता है कि हम लोगों की जो बॉडी है, इस बॉडी के जो पार्ट्स हैं, आप छोटा सा देखिएगा, मैं सिर्फ 30 सेकंड में कुछ बात कहना चाहूँगा। आप खाना लेते हैं, आप चम्मच से खाना खाते हैं, आपको शायद समझ में नहीं आता है, पर जब आप हाथ से खाना छूते हैं तो त्वचा को पता लग जाता है कि खाने गर्म है कि ठंडा है। आप जब उसको लेके आते हैं तो आपकी नाक सबसे पहले बता देती है खाना फ्रेश है कि नहीं है। फिर होंठ पे जब खाना जाता है तो दांतों के पास पता लग जाता है कि खाना होंठ पे गया है, उसका टेस्ट कैसा है, फिर वो अंदर जाता है। मतलब इतनी सारी व्यवस्था अगर भगवान ने हमारे साथ करके दी हुई है कि खाने को टेस्ट कर लो, नाक से सूंघ लो, वातावरण को देख लो, उस व्यवस्था के अंदर हम जिस व्यवस्था में रह रहे हैं तो हमें खुद महसूस होता है कि मेरी अगर मन साफ हो रहा है, चेहरा लाल होता चला जा रहा है, कि मतलब खून में वायु ऑक्सीजन का संचार बढ़ रहा है, इसका मतलब वातावरण स्वच्छ है। और परेशानी हो रही है, दम घुट रहा है, अस्थमा हो रहा है, पराली जलाई जा रही है, तो निश्चित रूप से हम अस्वस्थता की ओर बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, जैसा कि अभी आपने बताया कि अलग अलग तरह के पॉल्यूशंस हैं, तो क्या इनसे निपटने के लिए अलग अलग तरह के कानून भी बनाए गए हैं? कानून भारत में बहुत स्टॉकहोम डिक्लेरेशंस के बाद, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस के बाद, कई सारी संधियों के बाद पर्यावरण विधि का निर्माण किया गया। पर्यावरण विधि आने के बाद संविधान में भी उसका प्रावधान किया गया। उसके बाद आदमियों को, जो व्यक्तित्व को सबसे ज़्यादा जानकारी नहीं है, जिसको मैं मानता हूँ, वो ये है, वो चाहता तो है कि मैं स्वस्थ वातावरण में रहूँ, अच्छी व्यवस्था में रहूँ, पर अब कोई पॉल्यूशन फैला रहा है तो मैं क्या करूँ। हम अपने आध्यात्मिक वातावरण में जब जाते हैं तो कहते हैं ये तो हवन सामग्री है, अच्छी बात है, आप जमुना में बहा दिया, आपने मोमिया को भी जमुना में बहा दिया, आपने वहाँ कपड़े धो लिए, आपने सर्फ डाल दिया, जिसको हम माँ कह रहे हैं, चाहे गंगा हो, चाहे जमुना हो, चाहे सरस्वती हो, चाहे कोई भी जल की वह धारा जिसको हम पीने के लिए लाते हैं, क्योंकि स्वच्छ जल की एक बात हो रही है, पहला। दूसरा ये है कि इसको निपटने के जो सबसे सरलतम तरीका ये है कि हम अपने हर व्यक्ति मतलब इस देश के 141 करोड़ लोग और इस दुनिया के 800 करोड़ लोग अपने पास के न्यूनतम वातावरण को स्वच्छ रखें और गंदगी को कोशिश करें कि हम ना फैलाएं। अगर इतनी से एक छोटी सी चीज से इस देश के पॉल्यूशन में निश्चित रूप से काफी आराम मिलने की संभावना दिखती है, क्योंकि आने वाला समय पॉल्यूशन के बिना रहना बहुत मुश्किल होगा। बहुत मुश्किल, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और सर, एक आम नागरिक होते हुए इस देश के मुझे लगता है हमारे काफ़ी फ़र्ज़ हैं हमारे एनवायरनमेंट को लेकर, और ये कौन कौन से फ़र्ज़ हैं जिन पर कानून भी मोहर लगाता है कि ये हमारी ड्यूटी है टुवर्ड्स आवर एनवायरनमेंट? देखिए, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। फ़र्ज तो बहुत सारे हैं, और फ़र्ज कितने निभाए जाते हैं, दो तरह के फ़र्ज हैं। एक फ़र्ज है जो मन से निभाते हैं, दूसरा, क्योंकि मैं चाहता था कि आज हम इस संवाद में जो बैठे हुए हैं तो हृदय से हृदय की बातें हों, विधि की बातें रहेंगी, चली जाएंगी। अगर हम छोटा सा भी करेक्शन अपने जीवन में करते हैं तो निश्चित रूप से हमें उसका लाभ मिलेगा और इस प्रकृति को उनका लाभ मिलेगा। तो छोटी बातें आप करते हैं, खादी का उपयोग करते हैं, आप प्लास्टिक की जगह कुल्हड़ का उपयोग करते हैं, घर में फ्रिज की जगह घड़े में पानी पीना भी पसंद करते हैं, गाड़ियों का उपयोग कम करना शुरू करते हैं, एसी को थोड़ा सा, चाहे टेम्परेचर बढ़ा के चलाइए, जैसे यहाँ बड़ी ग्रीन हवा आ रही है, ठंडी हवा आ रही है, निश्चित रूप से वातावरण बहुत अच्छा है इसलिए आ रही है, तो उससे निश्चित रूप से हमें बहुत आराम मिलेगा। छोटे छोटे बदलाव छोटे छोटे करिए। गैस की जगह अगर आप, जहाँ रोटी की बात होती है तो अब ओवन आ गए, हम लोग नहीं यूज़ करते हैं कि गैस की जगह चूल्हे का जब उपयोग होता था तो थोड़ा सा वातावरण में अंतर पड़ता था। बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो छोटे छोटे बदलाव हैं, अगर हम इसे अपने एनवायरनमेंट में अपनाते हैं तो हम इसको एक प्रदूषण फ्री एनवायरनमेंट बना सकते हैं। तो बिल्कुल दर्शकों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी कुदरत ने हमें बहुत ही नायाब तोहफ़ों से नवाजा है और इनकी हिफाजत करना भी तो हमारी ही जिम्मेदारी बनती है। और आज पर्यावरण और उनके अधिकारों पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद थे एडवोकेट शशांक बाजपेयी, काउंसिल फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, डीडी मॉर्निंग शो में आज आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी।